नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और न्यूज पल्स का खास कार्यक्रम सियासतनामा, जो आप सोमवार से शुक्रवार हर शाम देख सकते हैं, रात शाम 6 बजे और रात 8 बजे। हमारे सभी जो सोशल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, फेसबुक, तमाम जगहों पर, इंस्टाग्राम पर भी आप देख सकते हैं, रील्स पर भी देख सकते हैं, सभी जगह देख सकते हैं। और इस सियासतनामा कार्यक्रम के दौरान हम बिहार की सियासत को किस दिशा में जा रहा है, या जिस सियासत को आप समझना चाहते हैं, क्योंकि बिहार सियासत के मामले में काफी गंभीर स्थिति माना जाता है कि यहाँ के जो सियासतदान हैं उनकी सोच राष्ट्रीय राजनीति को लेकर अगर हम बात करें तो बहुत दूर सोचने वाले लोग बिहार में आज भी राजनीति में है, चाहे वो लालू हो, नीतीश हो, सुशील मोदी हो। और यही वजह है कि जब बिहार से कोई इस तरीके के नेता बोलता है तो वो राष्ट्रीय खबर बन जाती है। भले लालू यादव आज सीन में नहीं है, सिंगापुर में इलाज करा रहे हैं, लेकिन अगर वो कोई ट्वीट भी कर दे तो वो पूरे दिन चर्चा में रहती है। नीतीश अगर कोई बयान दे दे तो चर्चा करती है। क्या वजह है? वजह है इस देश की राजनीति को अभी भी बिहार के सहारे बहुत सारी चीजें मिलती रहती है। आइडियोलॉजी के आधार पर बिहार आज भी राष्ट्रीय स्तर पर एक अपना अलग पहचान बनाकर रखा हुआ है। वो अपने मिजाज में बिहारी और बिहार की राजनीतिक भी जीते हैं। और यही वजह है कि राष्ट्रीय फलक पर भी बिहार की जो राजनीति, अब तो 40 विधानसभाएं क्षेत्र है बिहार, फिर भी नजरअंदाज करने की हैसियत नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री को भी नहीं है, क्योंकि ये यही बिहार है जिस बिहार में नीतीश कुमार जैसे नेता बार बार उनको पटकर नहीं देता है। एक बार मोदी चले भी थे तो अंधेर मुंह मिल गए थे, याद है ना, जब अकेले चुनाव लड़े थे। जितनी सभाएं उनकी नहीं हुई उससे कम सीटें आई। बिहार का मिजाज अलग है। तो उसी मिजाज को समझने के लिए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं सियासतनामा। और आज सियासतनामा में हम नीतीश की बात कर रहे हैं। चाणक्य, आज का चाणक्य आखिर क्या है नीतीश कुमार में? आप उनको परशुराम कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के राइट एंड लेफ्ट में ही चल रहा है पिछले 20 वर्षों। 2005 से बात करिए, जो जहां जिसके साथ नीतीश है सरकार उसकी बिहार में। उसकी वजह क्या है? जबकि नीतीश का खुद का अगर हम बात करें तो वो जातीय आधार नहीं है। आज भी नीतीश की वो स्थिति नहीं है जातिगत। तो राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए उनकी ये स्थिति नहीं है। बिहार में इससे पहले भी कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता हुए हैं जिनका भी कोई जातिगत आधार नहीं था, लेकिन उनको बहुत समस्याएं झेलनी पड़ी। नीतीश को भी समस्याएं झेलनी पड़ी, चुनाव हारना पड़ा नीतीश को भी, लेकिन वो डटे रहे। अपने जातीय बेस को नहीं होने के बावजूद भी विकास योजनाओं और सामाजिक समीकरण का ऐसा बेहतर समन्वय इन्होंने बनाया कि बड़े से बड़े जातिवादी नेता भी उनके सामने घुटने टेक। अब आप समझ सकते हैं लालू यादव जैसे मजबूत आदमी को ध्वस्त करने की ताकत अगर रखने वाला व्यक्ति हो तो सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा चाणक्य होगा। तो ये चाणक्य की खासियत क्या है? हम सीधे चलते हैं एक इनके ऐसे मित्र जो जब ये इंजीनियरिंग कॉलेज पटना के छात्र थे तो वो भी MIT मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे और वहां के छात्र नेता थे। दोनों के बीच उस दौर में रिश्ते रहे। हालांकि फिर वो सरकारी जॉब में चले आए तो फिर वो रिश्ता नहीं रहा, लेकिन इस प्रदेश की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से वो समझते हैं। और नीतीश से मित्रता रही है तो नीतीश को लेकर उनकी एक अलग समझ भी है। नीतीश क्या सोचते हैं, नीतीश किस दिशा में जा रहे हैं, अगर ये समझना हो तो इस व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं। जी हाँ, इनका नाम सुरेंद्र कुमार सिंह आंसू है। रोसड़ा के रहने वाले हैं। बिहार यूनिवर्सिटी की ये निर्दलीय 1977 में जब वो चुनाव हुआ था तो निर्दलीय ये प्रेसिडेंट बने थे। विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार को बुरी तरह से इन्होंने हराया था। और उस दौर में नीतीश के करीब जब ये आए तो क्या हुआ, इनकी क्या समझ है, पहले जरा ये सुन लीजिए। इस पूरे जर्नी में शुरू से जो मेरे यहाँ टूर्नामेंट में आए, मेरे साथ वो मेरे कार्यक्रम में आए, यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में आए, और फिर बेरोजगार अभियंता संघ, ये जो प्रारंभिक चीजें थी उस समय विधायक MP की कोई बात नहीं थी। उनको टिकट मिला था, चुनाव लड़े थे 77 में, हार गए थे, लेकिन वो हमारे साथ उसी तरह से जुड़े रहे। और
सारे का लबोलबाब यही था कि वो आदमी जो नीतीश कुमार की खूबी यही है और पसंद करने लायक खूबी है कि अगर वो अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमको ये काम करना है तो उसको उस पर जिसको कहते हैं होमवर्क बहुत करते हैं। आमतौर पर नेताओं का होता है जो पहले के ज़माने में होता था कि घोषणा हो गई ये करना है और होमवर्क हुआ नहीं तो वो योजना आधी अधूरी रह गई। तो होमवर्क में अभी तो उनको उनका टीम मिला हुआ है, आईएएस अफसरों की टीम है, पॉलिटिकल लोगों की टीम है और जो सब योजना वो कर रहे हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई योजना है। जैसे हम एक उदाहरण देंगे आपको ज़मीन से जुड़ी योजना की वृक्षारोपण 17% आच्छादन करेंगे पूरे स्टेट में। आम लोगों को प्रभावित करने वाली योजना नहीं है। लेकिन आम लोगों को पॉलिटिकली कोई इसे इंटरेस्ट नहीं आता है कि क्या है, व्हाट इज दिस। लेकिन पर्यावरण, बिहार के पर्यावरण को बचाने के लिए बिहार में मिनिमम 17% पौधारोपण रहना चाहिए, पौधे रहना चाहिए, वृक्ष होने चाहिए। ये सोच कोई दूसरा कैसे कर सकता है? और उस सोच में जो उनका फीडबैक, उनका जो सपोर्ट सिस्टम है कि 200 पेड़ लगाइए, एक चापाकल देंगे और 1600-1700 रुपया महीना मजदूरी देंगे आपको मजदूर रखने के लिए, उस पेड़ को बचाने के लिए। ये ये एक बिल्कुल ही अलग किस्म की बात होगी। वैसे ही नल जल योजना कि हर घर में हम अच्छा और शुद्ध और प्योर पानी पहुंचा देंगे। आर्सेनिक के प्रभावित स्टेट में, आयरन प्रभावित स्टेट में हम पहुंचा देंगे। ये भी आमतौर पर बहुत आकर्षण देने वाला नहीं है कि हाँ इससे बहुत लोग प्रभावित हो गए। और लोग प्रभावित होते हैं, सड़क दिए, वो बिजली दिए, इससे प्रभाव हुआ। तो सड़क और बिजली टाइप की ये योजना नहीं थी, लेकिन जमीन से जुड़ी योजना थी। और मुख्य रूप से नल जल योजना के पीछे जो उनकी सोच ये रही कि गरीब लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं और उतना अस्पताल हम खड़ा नहीं कर सकते हैं उसके इलाज के लिए, तो गरीब लोग बीमार न पड़े इसलिए उसको हम शुद्ध पानी पहुंचावे। तो आपने सुना कि वो क्या सोचते हैं नीतीश के बारे में। अब इनसे एक और सवाल है जिसको समझने की जरूरत है, और हमें लगता है कि बिहार को अगर समझना है तो इस इंटरव्यू को जरूर समझिए, इस इंटरव्यू को जरूर देखिए कि नीतीश का कोई जातीय आधार नहीं है, फिर भी जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, दिग्विजय सिंह, परुनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह, एक से एक, जगदीश शर्मा, एक से एक स्टार जिसके बिहार की राजनीति में तूती बोलती थी, जब जी चाहा, जैसे भी चाहा उनको ये दरकिनार करते चले गए। लालू यादव को तो हरा ही, मोदी को भी परास्त किया। अपने पार्टी के अंदर भी जो इस तरह के बड़े स्टार थे उनको उन्होंने भी, जब वैचारिक द्वंद्व शुरू हुआ या फिर सीटों को लेकर या पॉलिटिकल द्वंद्व शुरू हुआ कि हमें अपने आदमी को, लोगों को टिकट मिलना चाहिए, जब या हमारे इन बातों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में हमें नजरअंदाज किया जाता है, तो खासकर राजनीति में चलता है, तो ऐसे लोगों को भी इन्होंने दरकिनार कर दिया, फिर भी वो बने हुए हैं। और आज शिवानंद तिवारी, मतलब इनके दुश्मनों की बात करें, राजनीतिक दुश्मनों की बात करें तो लंबी फहरिस्त। हर कोई इंतजार कर रहा है कि नीतीश कब फिनिश होंगे। बीजेपी वाले सबसे बड़े आजकल इनके दुश्मन बने हुए हैं, सुशील मोदी भी रोजाना बयान देते हैं। लेकिन आखिर नीतीश में ऐसी कौन सी ताकत है कि वो आज भी प्रासंगिक है, जानते हैं फुल से। तो हम ये कहेंगे कि जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव या किसी भी स्टार प्लॉट या दिग्विजय सिंह, ये तीन मुख्य नाम कहे जा सकते हैं जो उनके जमाने में साइड लाइन हुए। तो ध्वस्त शब्द उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है, साइड लाइन हुए। तो साइड लाइन होने का मतलब है कि जब हम पॉलिटिकली, सारा एजेंडा हमारा पॉलिटिकल हो और अगर विकास और वो जरूरतमंद का विकास, वो गरीब का विकास, वो एजेंडा अगर हमारा पीछे पड़ता है तो वो ऐसे लोगों को साइड लाइन होना पड़ता है। या इनको सीट दीजिए, इनको एमएलए बनाइए, इनको जितने लोग का नाम आपने लिया है सब लोग साइड लाइन हुए हैं कि विधायक कितने बने और हमारा ताकत कितना मजबूत रहे, इन सब कारणों से। और मेंटोर जो है सो न जॉर्ज फर्नांडिस इनके थे, न शरद यादव इनके थे, ये मेंटोर खुद के हैं। दिग्विजय सिंह तो नहीं थे मेंटोर इनके। जॉर्ज फर्नांडिस भी बाय सर्कमस्टांसेस मेंटोर या सीनियर के रूप में आए, क्योंकि मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ते थे, शरद यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ते थे। और शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस दिल्ली के लिए एक बड़ी हस्ती थे, इसलिए ये उनके सानिध्य में काम करते थे, सीखते भी थे। जॉर्ज फर्नांडिस तो लेबर लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं, और शरद यादव पिछड़ों के नेता थे, इसमें भी कोई शक नहीं।
तो ये सब तो इनका पॉलिटिकल एजेंडा था इन लोगों का, जिसमें ये साथ थे। लेकिन जो जमीनी बात है, जो जमीन पर काम करने की बात है, उसमें अगर सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा हो कि एमपी एमएलए कौन बने, मिनिस्टर कौन बने, या इसमें हस्तक्षेप हो, तो एक समय आता है जब लोग साइडलाइन होने लगते हैं, या किया जाता है कि साइडलाइन हो जाइए, अब हमको करने दीजिए। इनका एक नीतीश जी का एक निश्चित लक्ष्य है, दूरगामी लक्ष्य है, और वो सब ब्लूप्रिंट इनके पास बना हुआ है कि हमको विकास की दृष्टि से, विकास का मतलब लोग समझता है कि एक उद्योग खड़ा हो जाए, विकास का मतलब तो लोग समझता है कि खूब चमचमाती सड़कें बन जाए। उतना ही विकास नहीं है। बिहार जैसे इस राज्य में विकास का मतलब है, जो कहते हैं अंतिम आदमी को खुद का भोजन मिल जाए उसकी खुद की कमाई से, ये है विकास। और इसकी समझ हम लोगों का, जो मिडिल क्लास एंड अबव के लोग हैं, उसकी समझ नहीं है। अभी भी इस तरह की टीका टिप्पणी होती है। और नीतीश कुमार का अंतिम लक्ष्य, जो समाजवादियों का लक्ष्य हुआ करता था या कम्युनिस्टों का लक्ष्य हुआ करता था, वो अंतिम लक्ष्य वो है। और उसके रास्ते में जो भी आए, वो धीरे धीरे साइड लाइन होते चले गए। तो ये साइड लाइन होने की बात है। अभी जो कुछ भी हो रहा है, ये जो आपने पूछा है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है, उसमें नीतीश कुमार अपने ब्लूप्रिंट से हटेंगे नहीं। अगर ये महागठबंधन में है और लालू जी के साथ हैं, तो लालू जी के साथ रहने से, लालू जी की वार्ता से, या तेजस्वी से के साथ बातचीत के 10 पॉइंट अगर इनके जो तय पॉइंट हैं, उस पॉइंट से डेविएशन को अगर कुछ होता है, तो पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट तक, 10वें पॉइंट पर अगर डेविएशन हो जाता है, तो जब 11वां पॉइंट आएगा मामला, तो ये खुद साथ छोड़ देंगे, कोई इनको साथ क्या छोड़ेगा। और जो जो बात है, आपने कहा कि जो इनकी जाति है उसकी जनसंख्या के आधार पर आज तक तो बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, या हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। तो ये अपने कार्यक्रम, या अपने इनका जो एजेंडा है, काम करने का एजेंडा है, उसके आधार पर ये कंटिन्यू किए हैं। अब 20 साल पूरा भी करने जा रहे हैं। और बाकी जितनी चीजें होती है, वो सारी चीजें जो है, तो बहुत महत्व की बात नहीं है। अगर आप ये विकास, जिस यात्रा पर निकले हैं, ये समाधान यात्रा पर, वो आप सोच सकते हैं कि एक नई किस्म की बात है कि समाधान हुआ कि नहीं हुआ। जो हम काम करते हैं, जो हम ऑर्डर पास करते हैं, जो हम कैबिनेट डिसीजन निकालते हैं, जिन चीजों के समाधान के लिए, वो समाधान जमीन पर हमको दिखता है कि नहीं। खुद से रूबरू होके वो देखेंगे, कुछ एक योजनाओं को सिलेक्ट करके देखेंगे कि वास्तव में उस तरह से आया है कि नहीं। ये सोच किसके पास है? किसी के पास नहीं है। तो ये सोच जब तक यहाँ करते रहेंगे। और अंतिम बात कि पॉलिटिकली, अंग्रेजी में शब्द है इनडिस्पेंसेबल, कि पॉलिटिकली इनको कोई हटा नहीं सकता है। वो बेस तो जरूर है। ये जरूर है कि इनको किसी न किसी के सपोर्ट की जरूरत होगी, अगर मुख्यमंत्री बनना हो या कुछ भी बनना हो। लेकिन इनको माइनस करके कुछ नहीं सोच सकता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे महागठबंधन के लोग। तो इसलिए और वो अगर ये माइनस करके नहीं चलता है, तो वही कारण है कि पिछले 20 साल से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं और काम कर रहे हैं, योजना दे रहे हैं। इनका पॉलिटिकल जवाब योजना होता है। तो और उस योजना से लाभान्वित लोग जो है, सो इनके मुरीद होते हैं। उसको आप जैसे भी तोड़ लीजिए, जात के नाम पर, बात के नाम पर, लेकिन योजना से लाभान्वित लोग जो हैं, सो इनके मुरीद हो जाते हैं। तो वो है। इसलिए अभी जो कुछ भी चल रहा है, जो लोग भी बोल रहे हैं, वो पुराने ढर्रे पर, जिसमें कि राजनीति कर रहे हैं, जिसमें विकास बहुत महत्व का चीज नहीं होता है।